हेलो मित्रों, नमस्कार। सनातन आईएएस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको आईएएस, पीसीएस या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी सामग्री प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में आज जो है इतिहास की सीरीज़ शुरू हो रही है। इतिहास, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इतिहास से ही आते हैं। जहाँ तक आईएएस पीसीएस की बात है, यानी आईएएस पीसीएस, अब पीसीएस चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर आपको पीटी का सिलेबस देखा जाए तो पीटी का सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और अगर मेंस की बात की जाए, आईएएस और पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपको जो है आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ, कला संस्कृति है। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको जो है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, अब आधुनिक भारत में आ गया आपका राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 47 के बाद जो घटनाएं देश में घटित हुई उनका भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास भी आपको इतिहास में पढ़ना है। चाहे आप ऑप्शनल इतिहास रखें चाहे ना रखें, इनको आपको पढ़ना ही है। अब आधुनिक भारत की आपको पीटी में पढ़ना है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है। कला संस्कृत भी आपको पीटी में पढ़ना है। कला संस्कृत क्या है कि ये सिंध सभ्यता कैसे बनी थी, सड़कें कैसे थी, भवन कैसे थे। इसके बाद जो हमारी चित्रकारी है, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ, उनमें कौन से चित्र हैं, मंदिर निर्माण की कौन सी कला है। और इसके बाद मध्यकाल में आ जाइए तो तमाम ये लाल किला कैसे बना, ताजमहल कैसे बना, इसके बाद और भी कलाकारी है। और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो टोटल पढ़ना है, और 47 के बाद आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा हमारा विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण से लेकर जो अमेरिकी की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, जापान कैसे शक्तिशाली देश बना, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वारसाई की संधि हुई, वो वारसाई की संधि कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, आर्थिक मंदी क्यों आई, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा अफ्रीका में साम्राज्यवाद ने कैसे कैसे चालें चली, जिससे पूरा अफ्रीका अंग्रेज़ों का या विदेशियों का गुलाम हो गया। तो मित्रों, इस अनुसार देखें तो हमको ये इतिहास का सिलेबस सबसे ज़्यादा दिखता है, और सबसे ज़्यादा सही तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। वो चाहे प्री हो, मेंस हो, यहाँ से क्वेश्चन बराबर उठाए जा रहे हैं। अब अगर इतिहास को ऑप्शनल में रखा जाए तो अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहें तो मैं यही सलाह दूंगा कि इतिहास आपके लिए बेहतर है। रीज़न क्या, इतिहास आप प्री में रखें, प्री मेंस में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इतना आपको पढ़ना ही। तो जब इतना पढ़ना ही तो थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। 75% वैसे भी हिस्ट्री आपको पढ़नी हो, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे आधुनिक भारत हो, तो उसको रख ही क्यों नहीं लिया जाए। इसलिए अगर आप मुझसे सलाह पूछते हैं तो इतिहास जो है आपके लिए ऑप्शनल सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। और इतिहास के साथ, जैसा कि मैं विगत कई वर्षों से अध्ययन करवा रहा हूँ, स्वयं भी मैं कॉम्पिटिटर रहा हूँ, तो ये मैंने देखा है कि इतिहास में नंबर ना तो कभी बहुत लो हुआ है, ना ही कभी बहुत हाई गया, यानी मीडियम में रहा है। और इससे सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ना बहुत कभी हाई गया ना लो गया, मीडियम में रहता है। तो ये अंकदायी सब्जेक्ट है, समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती।
इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कारण का बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इतिहास विषय से संबंधित कुछ बातें। अब इतिहास है क्या, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इतिहास है क्या, सबसे पहले यही, और इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस संदर्भ में आएंगे, देखेंगे। तो पहले देखिए इतिहास। इतिहास को देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ है। यानी इतिहास को देखा जाए तो इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो हमारा इतिहास है। ठीक। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो इतिहास जो है प्रामाणिक, देखिए इतिहास जो है प्रामाणिक क्रमबद्ध घटनाओं का संग्रह है। इतिहास क्या है, प्रामाणिक यानी प्रमाण है, इसके साथ क्रमबद्धता है, घटनाएं का संग्रह है। यानी इतिहास वो है जो हमारे पास प्रमाण है और वो क्रमबद्ध भी है। जैसे सिंध सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया, जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मौर्य काल आया, इसके बाद कुषाण आया, कुषाण के बाद गुप्त काल, यानी कि एक क्रमबद्ध है। तो प्रामाणिक क्रमबद्ध घटनाओं का संग्रह है और इतिहास ऐसा हुआ है, तो इसको हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास क्यों जरूरी है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इतिहास क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले कौटिल्य, जो हमारे एक सबसे बहुत ही बड़े विद्वान है, कौटिल्य ने कहा कि राजा को प्रतिदिन इतिहास पढ़ना चाहिए। देखिए, एक कौटिल्य ने कहा कि राजा को प्रतिदिन इतिहास पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, तभी तो उसके पूर्वजों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसी आधार पर तो फैसला होगा कि अब आगे क्या करना है। तो कौटिल्य के अनुसार अगर आ जाए कि कौटिल्य ने क्या कहा इतिहास के बारे में, तो राजा को प्रतिदिन इतिहास पढ़ना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हम आगे के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। एक हमारे विद्वान है ई.एच. कार है। ई.एच. कार ने कहा है कि जो है ये प्राचीन और आधुनिक के बीच में अनवरत संवाद है। ये प्राचीन व आधुनिक के बीच अनवरत संवाद है। देखिए, ई.एच. कार ने कहा कि इतिहास जो है प्राचीन व आधुनिक के बीच अनवरत संवाद है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। अब कैसे, सिंध सभ्यता की शुरुआत मान लीजिए यहाँ होती है, मान लेते हैं यहाँ होती है, फिर यहाँ से इतिहास हमारा चला आया अंग्रेजों के टाइम, फिर देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद के बाद ये साल चल रहा है 2022, तो 2022 सिंध से लेकर या सिंध पहले से लेकर 2022 तक जो घटना है वो क्या है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास को कहीं से काटा नहीं जा सकता, ये अनवरत चला आया है। तो ई.एच. कार ने कहा कि ये हमारे प्राचीन व आधुनिक के बीच में अनवरत संवाद है। अब एक इतिहासकार और हैं, ये आप कहीं भी निबंध में इसको लिख सकते हैं, या कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास क्या है।
या जहाँ भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो सिविल का सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, इसमें आपको जानना शब्द सब है। एक है ब्यूरी। ब्यूरी, ब्यूरी महोदय क्या कहते हैं? इतिहास विज्ञान है, विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा। अब ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज़्यादा। क्यों? अब देखिए इनका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतिहास विज्ञान है, विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में होता है कि कोई घटना हुई है या हो रही है, घटना हो रही है, इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य हैं, घटना को सिद्ध किया जाता है, यानी प्रमाण होने चाहिए। वही चीज़ हमारे इतिहास में भी है। इतिहास में कोई युद्ध हुआ है तो उसके पीछे भी प्रमाण है, वो प्लेस कोई है तो भी प्रमाण है। सिंध सभ्यता की जैसे खोज हुई तो वहाँ पर क्या मिला, कैसे भवन थे, कैसे सड़कें थी, कैसे उनका जनजीवन था, ये सब प्रमाण के आधार पर ही कहा जाता है। बिना प्रमाण के आधार पर कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो इनकी बातें सही होती है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। अब आगे आते हैं, जैसे हर विषय का होता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, उसी तरीके से फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, किसको माना जाए? तो सर्वसम्मत से एक नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस, इनको जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये थे यूनानी, और इनका समय क्या था? 484 BC से 425 BC। इनका समय था 484 BC से 425 BC। अब ये कुछ लोगों को लग रहा हो कि 84 से 25 और 84 के ऊपर जाना चाहिए, तो अभी आपको समझ आते हैं, पहले आप इसको ही ध्यान दें। अब किसने इनको कहा था कि इतिहास के पिता हैं? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए सिसरो एक हुए हैं बहुत बड़े इतिहासकार, सिसरो ने सिसरो की किताब दी हिस्ट्री में, सिसरो ने अपनी किताब द हिस्ट्री, उसका नाम था द हिस्ट्री, मैं रेड से देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। द हिस्ट्री में इनको कहा था ये इतिहास के जनक है। कौन? हेरोडोटस। और ये कब थे? यूनानी थे। अब सीधा सा क्वेश्चन आता है कि इतिहास के जनक कौन थे? तो आप बता दीजिए कि इतिहास के जनक हेरोडोटस थे, ये यूनानी थे, और इनका जो है समय 484 BC से 425 BC के बीच में था। और इन्होंने उस समय एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन किया था। लेकिन कुछ आलोचक हेरोडोटस को झूठा इतिहासकार बताते हैं। ठीक, अब इसके बारे में अब आइए, भारत में किसको इतिहास का जनक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में जो है, भारत में, ये आपने नोट कर लिया होगा, भारत में जो है मेगस्थनीज को इतिहास का जनक कहा था। भारत में इतिहास के जनक, और इनकी किताब का नाम है इंडिका। और टाटा जो है कार भी निकालती ही इंडिका नाम से। और ये मौर्य दरबार में आए थे, सेल्यूकस के राजदूत थे। 305
इसी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस हार जाते हैं और अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। उसी क्रम में ये मौर्य दरबार में पाटलिपुत्री पहुंचते हैं और वहाँ ये कई वर्षों तक रहे हैं और इन्होंने अपनी किताब इंडिका लिखी। इंडिका किताब वैसे तो मूल रूप में नहीं पाई जाती है, लेकिन जास्टिन, प्लिनी, स्ट्रेबो इन सब ने इनकी किताबों का उद्धरण दिया है। और वही इंडिका में जो वर्णन मिलता है पाटलिपुत्री का कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होती थी, वहाँ का समाज कैसे होता था, तो हमको इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत या बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो भारत में मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अब मेगास्थनीज के बारे में जब मौर्य काल में आएंगे तो और आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, इतिहास जो है प्रमाण और सोच पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इतिहास जो है ये सोच प्लस प्रमाण सोच प्लस प्रमाण पर डिपेंड करता है। अब सोच क्या है? देखिए, इतिहास मान लीजिए किसी विदेशी ने कोई इतिहास लिखा या कहीं खुदाई के द्वारा मिला, तो अब आपकी जैसी सोच है उसी आधार पर सोचेंगे। और प्रमाण जो मिला है, प्रमाण को कहीं ना कहीं सोच जरूर प्रभावित करती है। आपकी जैसी विचारधारा होगी उस विचारधारा के तरफ आप ले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इतिहास लेखन की एक विचारधारा है वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा जो है इस आधार पर वो चलती है कि गरीबों का कितना फायदा इनके शासनकाल में था। वो गरीबों को लेकर चलते हैं कि विश्व में एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित किया जाए। ऐसे अपनी अपनी विचारधारा होती। तो इतिहास लेखन में सोच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्लस प्रमाण तो उसका रहता ही है, तभी इतिहास जो है आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि दूसरी चीज़ भी इस पर लिख सकूँ। इसके बाद आता है कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि हम अध्ययन की सुविधा के लिए, एक तरीके से ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। ये आप समझ लीजिए जैसे आपका कमरा है, कमरे में अलमारी भी बना दी गई है कुछ चीज़ें रखने के लिए कि आप यहाँ अपने कपड़े रखें, अपने कापी किताब रखें या अन्य सामान भी रखें। अगर अलमारी ना बनाई जाए कमरे में तो आप सामान कौन सा कहाँ रखेंगे, इधर उधर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भारत का जो इतिहास है, चूँकि पढ़ना हमको ज़्यादा भारत का इतिहास है, विश्व इतिहास में जब आएंगे तो विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। तो उस इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, समझ में आ जाए, तो 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये भारतीय इतिहास 3 कालखंड इसके हैं। देखिए, एक तो प्राचीन है, प्राचीन इतिहास, ठीक। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। और एक खंड अभी नवीन इसमें जोड़ा गया है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक। अब देखिए, प्राचीन इतिहास कब से शुरू होता है? प्राचीन इतिहास हमारा पाषाण काल से शुरू होता है। तो यहां लिखेंगे पाषाण काल
से 1206 तक। क्यों? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की स्थापना की। और मध्यकालीन कब से शुरू हुए? 1206 से लेकर 1757 तक, ईस्वी तक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की या गुलाम सल्तनत काल की स्थापना की और 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा मुगल वंश से सत्ता जो है अंग्रेज ले लेते हैं। और उसके बाद 1757 से माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। और आधुनिक की शुरुआत यहाँ 1757 से लेकर कब तक के है? 1947 तक, 47 ईस्वी तक। और ये स्वतंत्रता के बाद का आंदोलन कब से है? 1947 से लेकर आज तक, आज तक। तो ये वाला तो हमारा नया इतिहास है, इसको तो छोड़ दीजिए। इस 1, 2 और ये 3, इन हमारे इतिहास को इन 3 कालखंडों में किसने डिवाइड किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में किसने डिवाइड किया अध्ययन की सुविधा के लिए। तो 1817 में एक अंग्रेज विद्वान है जेम्स मिल, जेम्स मिल यहाँ एक अंग्रेज विद्वान है। भारत तो कभी नहीं आए, लेकिन वहीं से इंग्लैंड में बैठे बैठे इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया। और उनकी किताब का नाम है हिस्ट्री की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया, 3 कालखंडों में वर्गीकृत कर दिया। और कौन कौन? प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। समय मैंने लिख दिया है, पाषाण काल से 1206 तक। अब 1206 में एक पूर्व मध्यकाल भी आता है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर आप इसको समझ जाइए। ये और मध्यकाल 1206 से 1757 तक। और 1757 से यानी जब प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला इसमें मारे जाते हैं और अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगती है और बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से काबिज हो जाते हैं। वहाँ से हमारा आधुनिक भारत शुरू होता है और ये 1947 तक चलता है। और 1947 के बाद से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लेकर आज तक का इतिहास है। लेकिन जेम्स मिल ने केवल 3 कालखंडों में डिवाइड किया था अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किताब ने जेम्स मिल ने अपने जो भारतीय इतिहास को है 3 कालखंडों में डिवाइड किया था? तो सीधी सी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतनी कुछ जानकारी प्राप्त की है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। अब आते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास कहाँ से शुरू होता है, मानव की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद मानव पहले तो मैदान में ही रहा, फिर मानव गुफा के अंदर गया, क्योंकि उसको लगा होगा मैदान में वर्षा हो रही है, गर्मी पड़ रही है, तो गुफा में थोड़ा सा आराम मिलेगा, अपनी कुछ सुरक्षा हो जाएगी। गुफा से फिर उसने अपना घर बनाना शुरू किया और घर बनाते बनाते आज देख रहे हैं कि इतना नगरीकरण हो गया है, ये आसमान तक इमारतें जिनको कहते हैं गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आइए जानते हैं इतिहास है क्या। इतिहास है क्या ये जान गए। इतिहास कितने प्रकार का होता है, प्रकार में आते हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर ऐसे ऐसे इस वीडियो सब पर आते रहेंगे और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इसमें इसको कहते हैं ये वो काल है, ये वो होता है, ये काल होता है, कालखंड होता है जिसमें ना तो लिखित और ना ही पठित घटनाएं उपलब्ध हों। इसको कहते हैं कि इस काल खंड में ना तो लिखित ना ही पठित सामग्री उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। यानी प्रागैतिहासिक काल वो है कि इस कालखंड में ना तो लिखित और ना पठित, ये पठित, ना लिखित ना पठित सामग्री उपलब्ध होती, कि ना तो हम लिखा हुआ कुछ पा सकते हैं, अगर लिखा भी हुआ तो उसको पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही पठित। और दूसरा होता आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में क्या होता है? इसमें लिखित सामग्री तो होती है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। इसमें लिखित सामग्री होती है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंध सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा। आदि इतिहास में क्या होता है? लिखित सामग्री तो होती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकते। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपियों का ज्ञान था, उन्होंने लिख कर गए हैं लेकिन वो हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता हड़प्पा से। और एक दूसरा और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा होता है, देखिए 1 2 3, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? इसमें हमारे पास लिखित पढ़ित सारी सामग्री होती है। ऐसा काल जिसकी घटनाएं लिखित एवं पठित हों, ये ऐसा काल होता है। ऐसा काल जिसमें जिसकी सारी घटनाएं लिखित व पठित होती हैं। ऐसे कालखंड जिसकी सारी घटनाएं लिखित व पठित होती हैं, इसमें जो है सारी घटनाएं सब हैं, वो लिखित भी हैं पठित भी हैं। तो यही क्या होता है? इतिहास काल। ये इतिहास काल भी कहते हैं, इतिहास काल इसको कहते हैं। ठीक, तो इतिहास को हमने, इतिहास के बारे में प्रकार में है तो प्रागैतिहासिक काल क्या? इस कालखंड की लिखित घटनाएं और पठित, ना तो लिखित ना तो पठित सामग्री कुछ उपलब्ध होती। जैसे पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में ना तो कुछ लिखित मिला है ना कुछ पठित मिला है। आद्य इतिहास, इसमें लिखित सामग्री होती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंध सभ्यता, सिंध सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि उनके पास लिपि थी, सब कुछ था, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके, आज तक वो लिपि पढ़ी नहीं गई है।
और ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसकी सारी घटनाएं लिखित व पठित हो। जैसे हमारा इतिहास है, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे महाजनपद काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे हमारा सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, आधुनिक भारत हो, सबके लिए लिखित और पठित सामग्री उपलब्ध है। तो ये हमारा हो गया इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें। अब जो है मिलते हैं फिर, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो मानव विकास पर आधारित होगा। फिर मानव ने कैसे कैसे विकास किया इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो फिर मित्रों मिलते हैं इससे और बेहतर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।